बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, हमने आपसे कल के दिन में डेटा एनालिसिस की बात की और डेटा एनालिटिक्स का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, उसको शुरू किया। जब हमने इसको शुरू किया तो हमने आपको पहले ही गो में इसकी जो सारी स्टेजेस थी उसके बारे में बड़ी डिटेल में आपको बताया कि सर जी किस तरह डेटा एनालिटिक्स की हर स्टेज पर डेटा को कलेक्ट करना, डेटा की हर स्टेज पर क्या क्या चीज़ होती है, और आपको बताया कि डेटा की इसकी 7 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज में क्या होता है, अब तो आप बताएंगे ना मुझे, डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, डेटा अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स से डेटा को कलेक्ट कर लिया। दूसरे नंबर पे जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो अगला स्टेप क्या होता है, डेटा को क्लीन करना। डेटा को क्लीन करने का मतलब होता है डेटा में से इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करना, एनॉमलीज को ख़त्म करना, डेटा को यूनिफॉर्मेट पर लेकर आना, एक ही फॉर्मेट पर लेकर आ जाना डेटा। उसके अलावा डेटा क्लीनिंग की जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद होता है कि जी अगर कहीं डुप्लीकेशन हो गई है तो उसको ख़त्म करना, अगर कोई मिसिंग डाटा है तो उसमें उसको फिल करना। सर दिस इज डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में ये चीज़ है। तो डेटा कलेक्शन के बाद डेटा क्लीनिंग होती है और डेटा क्लीनिंग में डेटा को साफ कर दिया जाता है ताकि वो काबिल इस्तेमाल हो जाए। ठीक होगा, उसके नाम से भी यही पता चल रहा है, डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को साफ सुथरा कर देना। अच्छा, तीसरा स्टेप आ गया था डेटा को एक्सप्लोर करना, डेटा को समझना। डेटा को एक्सप्लोर करते हुए हमने यहाँ पर पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट डेटा विजुअलाइजेशन का, यानी डेटा को प्रेजेंट कर देना ग्राफ की फॉर्म में या बार चार्ट्स की फॉर्म में। कल करके बताए थे ये एक्सप्लोरेशन था। चौथे स्टेप में हमने कहा था कि हम क्या करें, हम डेटा मॉडलिंग कर लें। डेटा मॉडलिंग का मतलब है रिलेशंस कायम करना। डेटा मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, रिलेशंस कायम कर लेते हैं, देख लेते हैं किस चीज का क्या रिएक्शन हो रहा है, कौन सी चीज है, मिसाल के तौर पे कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से बच्चे ज्यादा पास हो रहे हैं। यार हुई थी सीए के स्टूडेंट्स की सारी स्टोरी डिस्कस, सर वो डेटा मॉडलिंग था। कौन सी चीजें हैं जिससे सेल्स बढ़ेंगी, कौन सी चीजें जिससे सक्सेस रेट बढ़ेगा, कौन सी चीजें जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल जिससे प्रोडक्शन कम होगी। ये डेटा मॉडलिंग था। डेटा मॉडलिंग में आप बेसिकली डेटा का रिएक्शन या डेटा जो आपकी जो काम है, जो एक्टिविटी है, उसको देखते हैं कि ये वेरिएबल किन चीज़ों से ये बढ़ रहा है, किन चीज़ों से ये कम हो रहा है। फिर उसके बाद आ गया था इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट जनरेशन के, यार आपका कुल नतीजा क्या है। और फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग करनी थी और एक्शन लेना था, और लास्ट में मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन था। तो भैया ये सारे स्टेप्स थे। ज़रा मेरे साथ आइएगा, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के ज़रिए, जैसे मैंने कल आपसे कहा था, एक मैंने कल एग्जांपल दे दी है, एक रियल लाइफ एग्जांपल आज देनी थी, और मैंने ये वाला सारा एरिया आपको कवर करना था। ले सर, हम बात करने लगे हैं और स्टोरी यहां से शुरू होती है कि हमारे एक दोस्त हैं और उन्होंने कुछ परेशान थे अपने बिजनेस के हवाले से।
तो उन्होंने ना मुझे कहा कि अली इमरान यार मेरी बात सुनो। मैंने कहा जी बताएं क्या मसला हुआ। उन्होंने मेरे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। जब वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे तो ये डाटा कलेक्शन स्टेज थी। उन्होंने बताया कि असल बात ये है कि मेरी सेल्स बड़ी कम जा रही हैं और मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। मेरे एक्सपेंसेस जो है ना वो मीट नहीं हो रहे। मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा यार तुम मुझे ना तसल्ली से सारी बात बताओ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। उसने कहा कि उस वो एक दोस्त है उनकी कपड़े की दुकान है। उन्होंने कहा कि यार बस ज़ाहिरन कस्टमर भी होता है लेकिन जो खर्चे हैं वो मेरे पूरे नहीं होते। मैंने कहा अच्छा चलो यार खुल के बताओ तुम्हारी सेल्स कितनी। उसने कहा मेरी सेल, तुम्हारी सेल्स कितनी है। तो उसने बताया कि भाई मेरी तकरीबन 15,000 रुपये पर डे की सेल है। अच्छा, मैंने कहा कभी फिर कहा जी क्या हर रोज यही सेल होती है। उसने कहा कि नहीं, मंडे और ट्यूसडे वाले दिन अंदाजन सेल 12,000 होती है। वेनसडे थर्सडे वाले दिन तकरीबन 15,000 रहती है। सैटरडे और संडे वाले दिन तकरीबन सेल 18,000 है। तो उसने मुझे एक टेंटेटिव वीकली अपनी सेल का बता दिया कि मेरी इतनी इतनी सेल्स होती। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन मेरी सेल 14 से 15,000 ही होती। उसने मुझे ये सेल्स बताई कि ये वाली सेल्स होती हैं मेरी। मैंने कहा यार तुम्हारा प्रॉफिट कितना है। उसने कहा प्रॉफिट का मेरा सीधा असूल कि मैं 100 रुपए की चीज खरीदता हूं, 120 रुपए की बेचता हूं। तो मैं समझ गया कि इसका मतलब है कि वो 20% मार्जिन रखता है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन तो ये है, तुम्हारे को खर्चे भी हैं। उसने कहा क्यों खर्चे नहीं है। शॉप का रेंट है। कितना रेंट है। तो भाई पता चला शॉप का रेंट जो है वो 1 लाख रुपया पर मंथ का रेंट। उसने मुझे ये इंफॉर्मेशन दे दी। जब उसने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी तो मैं अगले स्टेप में आया और अगला स्टेप क्या था, डेटा क्लीनिंग का स्टेप था। डेटा क्लीनिंग के स्टेप में मैंने क्या किया, सबसे पहले तो वो मुझे अपनी फ्राइडे की सेल ही नहीं बता रहा था। तो मैंने कहा भाई ये तो मिसिंग डाटा है।
क्या तुम जुम्मे वाले दिन शॉप खोलते हो? उसने कहा हाँ खोलता हूँ। ये जो डाटा उसने मिस कर दिया था, मैंने इसको रिमूव किया। यार मेरा यार डाटा क्लीनिंग में यही करते हैं ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस डाटा को, इस मिसिंग डाटा को मैंने ख़त्म किया। और मैंने जब ये सारा डाटा आ गया, इसको डिवाइड किया 7 से, तो मैंने पता निकाला कि यार एवरेज सेल पर डे जो है वो कितनी है, वो लेट से 15,000। फिर मैंने उसको कहा कि यार तुम्हारी दुकान पर कोई लड़का काम करता है? उसने कहा ये असल में मैंने जो आपको किराया बताया है, इस किराए के अंदर उस लड़के की सैलरी भी शामिल है। तो मैंने कहा फिर सही तरह बताओ ना, मैंने तो डाटा को असेस करना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो मुझे तो इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए। फिर उसने बताया कि जो वर्कर है उसकी सैलरी 30,000 पर मंथ, और जो रेंट है वो 70,000 है। फिर मैंने उसको कहा यार तुम्हारा बिजली का बिल नहीं आता? कहते हैं असल में जो मैंने आपको लाख बताया इसमें बिजली का बिल भी शामिल है। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, मुझे इन्फॉर्मेशन सही चाहिए ताकि मैं सही फैसला कर सकूं। देखो मेरे पास डाटा आ गया है, मैं डाटा को क्लीन किए बगैर डाटा को एनालाइज करने की पोजीशन में नहीं हूं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने कहा अच्छा फिर बताओ रेंट कितना है? कहते हैं असल में रेंट है 50,000, और मेरा उसके साथ पहले ये बात तय हुई हुई कि मैं 70,000 देता हूँ, जिसमें 20,000 रुपये जो है वो बिजली का बिल है। मैंने कहा ठीक हो गया। सारी इंफॉर्मेशन को टोटल किया तो ये टोटल कितना आ गया, 1 लाख रुपया। सर डाटा क्लीनिंग क्या कहती है? डाटा क्लीनिंग कहती है जब मैं सेल पर डे ले रहा हूं तो मुझे एक्सपेंस भी क्या लेना चाहिए, पर डे लेना चाहिए। यार सेम लेवल पर ले आऊं, सेम स्केल पर ले आऊंगा ना, तो मैं एक्सपेंस भी पर डे पर ले आया। और वो कितना था, लेट से वो था, इसको ऐसे करता हूं, इसको 10 करके इसको 90 कर देता हूं, तो ये हो गया 3,000। मैं डाटा को क्लीन कर रहा हूं, सीधा बदरा कर रहा हूं। सर जी मैंने उससे पूछा कि तुम खुद क्या लेते हो या तुम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, तुम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो? उसने कहा भाई मैं कम से कम ये चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट पर डे, मेरा 3,000 रुपये का घर का खर्चा है, कम से कम वो पूरा होना चाहिए। मैंने कहा ठीक हो गया। इससे मैंने अगली इंफॉर्मेशन ये निकाली कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है प्रॉफिट पर डे 3,000। यार मेरे साथ चल रहे हो? रियल लाइफ एग्जांपल है, कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है। अच्छा इस स्टेप में मैंने असल में क्या किया है, डाटा को क्लीन किया है, मिसिंग इंफॉर्मेशन को पूरा किया है, डाटा में जो इंफॉर्मेशन नहीं थी वो दी है, जहां पर डुप्लीकेशन थी उसको रिमूव किया है, और मैं सारी इंफॉर्मेशन को पर डे पर ले आया हूं। कुछ पर मंथ और कुछ पर डे थी, मैं सारे इंफॉर्मेशन को एक ही लेवल पर ले आया। ये कौन सा स्टेप है? डाटा क्लीनिंग। अगला स्टेप था, यार मुझे मार्कर ला दे प्लीज, मार्कर ब्लू कलर वाला। डाटा एक्सप्लोरेशन। डाटा एक्सप्लोरेशन में मैंने क्या किया, मैंने डाटा को ग्राफिकली प्रेजेंट किया। मैंने डाटा को ग्राफिकली प्रेजेंट किया
और मैंने बताया कि भाई लेट्स से ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है। ये फ्राइडे है, ये सैटरडे, ये संडे। मैंने इसके डाटा को एक्सप्लोर करना शुरू किया और मैंने बार चार्ट के जरिए क्या किया है, इसकी सेल्स को विजुअलाइज कर लिया। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और मैंने देखा कि ये 12,000 है, ये 15,000 है, ये 18,000 है, और ये प्रेजेंट किया कि इसकी एवरेज सेल। तो यार आप गौर कर रहे हो? मैं इस तरह से डाटा को प्रेजेंट किया, इसकी एवरेज सेल पर डे, ये एवरेज सेल पर डे मैंने इस तरह से प्रेजेंट कर दी। इस तरह से डाटा को समझना, डाटा को एक्सप्लोर करना। अब जब मैं डाटा को मजीद एक्सप्लोर करने लगा तो मैंने गौर किया कि इसका प्रॉफिट पर डे कितना है। कितना था सर? 3,000। और फिर इसका एक्सपेंस पर डे, यार मार्कर ही फीका ले गया है यार, खुदा के बंदे, वो दे जरा। एक्सपेंस पर डे कितना था सर? वो तो मैं पहले ही निकाल चुका था, 3,000। सर मार्कर ठीक नहीं है, ये एक्सपेंस पर डे 3,000 है, प्रॉफिट पर डे 3,000 था। एक्सपेंस यानी ये जो मार्जिन था इसका, प्रॉफिट नहीं कहना चाहिए मुझे, मार्जिन पर डे कहना चाहिए, वो 3,000 था, और एक्सपेंस पर डे भी 3,000 था। यानी असल में इसको कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो सर मसला सिर्फ ये था कि सेल तो कर रहा था 15,000, इसमें उसकी कॉस्ट क्या होती थी? कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट होती थी 12,000। और ये क्या था सर? ये तो सारे क्या हो जाते थे? ये एक्सपेंस हो जाते थे सर, ये फिक्स्ड कॉस्ट थी। ये वाला सारा एरिया क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट था। और ये वाला सारा एरिया क्या था? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। ये फिक्स्ड कॉस्ट था और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। अनफॉर्चुनेट ये है कि सर वो कोई प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा, वो कोई प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा। मैंने जब डाटा को ध्यान से देखा, समझा, तो मैंने कहा यार ये तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं। तो वो तो सही परेशान है कि यार मेरे खर्चे नहीं पूरे होते। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये मैं 3 स्टेजेस पर पहुंच चुका था। मैंने डाटा को एक्सप्लोर किया, डाटा को समझा, तो मैं डाटा एक्सप्लोरेशन के बाद मैं अगले स्टेप पर आया, और अगला स्टेप था डाटा मॉडलिंग।
इस डेटा मॉडलिंग में मैंने क्या किया, मैंने यहां पर तो रिलेशनशिप देखने होते हैं। मैंने कहा भाई अगर तुम्हारी सेल्स बढ़ेंगी तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। सेल्स कैसे बढ़ेंगी? मार्केटिंग करोगे तो सेल्स बढ़ेंगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मार्केटिंग करोगे तो सेल्स बढ़ेंगी। दूसरे नंबर पे मैंने उसको कहा हाँ एक तरीका ये है कि तुम अपने वर्कर को छुट्टी दे दो। अगर तुम्हारा वर्कर चला जाएगा यानी तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? भाई फिक्स कॉस्ट कम करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ाओगे तो तुम्हारी सेल बढ़ेगी और सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये मैं अब क्या कर रहा हूं, मॉडलिंग की बेस पे रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहा हूं, क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। सर दो चीजें हमने निकाली, सेल्स बढ़ाओ, वर्कर को हटाओ, ये दो चीजें करो तो फिर होगा। सर ये डेटा मॉडलिंग थी। मैं अगले स्टेप पे आया। अगला स्टेप था सर कुछ नतीजे थे। मैंने एक नतीजा निकालकर उसके सामने पेश किया। मैंने कहा कितना पैसा कमाना चाहते हो? उसने कहा कम से कम 3,000 पर डे। मैंने कहा आप एक काम, अब आपको क्या स्टेप करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो मार्केटिंग को बढ़ाएंगे, स्टेप नंबर 1। वर्कर को छुट्टी दे देंगे। उसने कहा सर वर्कर को छुट्टी देंगे तो जब हमारे पास कस्टमर आएगा तो मैं अकेला उसे हैंडल नहीं कर सकूंगा। तो फिर सोचा ओके, डाटा मॉडलिंग में देखा था लेकिन जब हमने नतीजा निकाला, इंटरप्रिटेशन का वक्त आया तो हमने कहा नहीं, वर्कर को हम छुट्टी नहीं दे सकते। मैंने कहा आपका टारगेट प्रॉफिट है 3,000 पर डे। आपको पता है आपको मार्केटिंग बढ़ा के सेल्स बढ़ानी है। उसने कहा कितनी सेल्स बढ़ानी है? मैंने कहा तुम्हारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? इतनी थी सर जी उसकी फिक्स कॉस्ट 3,000 पर डे। और तुम्हारा प्रॉफिट कितना है जो तुम कमाना चाहते हो? वो भी 3,000 पर डे है। इसको डिवाइड कर दो प्रॉफिट मार्जिन से। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 0.2। तो सर 6,000 डिवाइडेड बाय 0.2 कीजिएगा जरा। देखिएगा 30,000 आ रहा है। मेरा इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट ये थी, अगर तुम 3,000 रुपए कमाना चाहते हो पर डे तो कम से कम कितनी सेल करनी पड़ेगी? 30,000 रुपए की सेल करनी पड़ेगी। सर मैं स्टेप बाय स्टेप डाटा कलेक्शन, डाटा क्लीनिंग, डाटा एक्सप्लोरेशन, डाटा मॉडलिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन तक ले आया हूं। जब हमने ये नतीजा निकाल लिया कि 30,000 रुपए से कम सेल पर हम अपना डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, फिर हम लोग एक जगह पर बैठ गए इकट्ठे और हमने ये सोचा कि यार अब इस सेल को कैसे अचीव करना है। एक काम क्या था? मार्केटिंग। दूसरा काम मैंने इसको कहा कि तुम शर्ट्स बेचते हो, शर्ट जो होती है वो 2,000 रुपये पर पीस है, तुम टी शर्ट क्यों नहीं बेचते जो 500 रुपये पर पीस?
तुम ट्राउजर क्यों नहीं बेचते जो 800 रुपए पर पीस है? तुम महंगी आइटम बेच रहे हो, तुम अपनी आइटम को सस्ता करो ताकि तुम्हारी सेल बेहतर हो, सेल बेहतर होगी तो तुम्हारा डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसके साथ काफी लंबी चौड़ी बहस हुई। उसने कहा ठीक है अली भाई ऐसे ही करेंगे। हम सियालकोट चले गए। सियालकोट में एक्सपोर्ट की मार्केट से हमने एक्सपोर्ट वाली टी शर्ट्स जो हैं, जो लेफ्ट ओवर होता है, उसको परचेज किया। हमने 400 रुपए का परचेज किया। हमारा स्टैंडर्ड रूल है, हमने कितने पैसे कमाने थे? 20%। तो भाई 500 रुपए का बेचा और हमें हमारे 500 रुपए बेचकर हमें कितना मिल रहा था? उसका 20% यानी 100 रुपए हम कमा रहे थे। 400 रुपए की शर्ट खरीदी, 500 की बेचने लग गए। लो सर, ये हमने फैसला किया और 1000 रुपए का ट्राउजर बेचा जिसमें हम 200 रुपए कमा रहे थे। ठीक हो गया? ये हमने डिसीजन कर लिया। डिसीजन क्या किया? एंड एक्शन क्या किया? एक मिनट। डिसीजन एंड डिसीजन क्या किया? सेल, एक्सपोर्ट, लेफ्ट ओवर टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। एक्सपोर्ट, लेफ्ट ओवर टी शर्ट एंड ट्राउजर्स। सर जी ये डिसीजन एंड एक्शन ये प्लान किया और बाकायदा वहां पर जाकर ये चीजें खरीद ली। सर 1 2 3 4 5 ये छठा स्टेप था। अब सर डिसीजन मेकिंग भी हो गई, एक्शन भी हो गया। 7वां स्टेप क्या था? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या चल रही है? मॉनिटरिंग ये है कि क्या हमारी डिजायर्ड सेल कितनी है, हमारी टारगेट सेल कहनी चाहिए कितनी है, क्या हम अपनी टारगेट सेल अचीव कर पा रहे हैं? यस, अगर हम अपनी टारगेट सेल अचीव कर पा रहे हैं तो जो हमारा सारा डाटा एनालिटिक्स था और सारी स्टेजेस थी उसका मकसद पूरा हो गया। लेकिन अगर हमारी टारगेट सेल अभी भी 18 अभी भी 20,000 है तो इसका मतलब ये है कि ये हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके। वापस यहां से फिर डाटा कलेक्शन, फिर डाटा क्लीनिंग, फिर एक्सप्लोरेशन, फिर मॉडलिंग, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर डिसीजन और फिर मॉनिटरिंग के स्टेप पर जाना पड़ेगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी इस तरह से ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये बुनियादी तौर पे डाटा एनालिटिक्स की स्टेजेस हैं और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैंने आपको ये सारी बताई कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है और हमने इन सारी स्टेजेस को फॉलो किया है। क्या आपको बड़ी डिटेल में एक एक पहलू समझ आ गया? यस और नो? नहीं सर, आगे आते हैं। सर डाटा एनालिटिक्स के हवाले से मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये सारी स्टेजेस इसकी बातें कल थ्योरेटिकल पार्ट फर्स्ट हाफ में, कल सेकंड हाफ में मैंने आपको क्या बताया था? कल सेकंड हाफ में मैंने आपको जो है ना ये वाली सारी बात बता दी थी, आई कैप वाली एग्जांपल दी थी और एक ये कमर्शियल एग्जांपल दे दी। अब मैं चल रहा हूं आगे और अब अगली बात करूंगा जो हमारा आज का मेन टारगेट है वो है डेटा एनालिटिक्स की 4 मेन कैटेगरीज।
सर जी बड़ी आसान डिस्कशन है, मजे की। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या हुआ, इस एनालिटिक्स में देखते क्या है, हुआ क्या है। डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्यों हुआ। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होगा, क्या होगा। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होना चाहिए और किस तरह। तो हर स्टेज पर अगर आप ये लिख लें तो सर वो टॉपिक पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या बात करता है, व्हाट हैज हैपेंड, हुआ क्या है। सर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डेटा एनालिसिस, अब एक तरफ तो एक मॉडल है वो वाला मैंने करवा दिया, अब मैं आगे निकल आया हूं, इसमें भी करना वही है लेकिन इसका अंदाज फर्क है, बात भी वही है, मोरलेस टूल्स भी वही है, सिर्फ इसने 4 स्टेप्स में इसको तकसीम किया। सर पहला क्या हुआ, पहली स्टेज है, फोकस करेंगे समराइजिंग हिस्टोरिक डाटा टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। हुआ क्या है, हम क्या करते हैं इसमें, हम स्टैट्स देखते हैं, हम एवरेज देखते हैं, हम परसेंटेजेस देखते हैं, हम चार्ट्स देखते हैं, हम ग्राफ्स देखते हैं ताकि अंडरस्टैंड करें कि हुआ क्या है। यार मेरा पॉइंट समझ आया। असल में डिस्क्रिप्टिव में हम देख रहे होते हैं कि हुआ क्या है। डेटा एग्रीगेशन कहते हैं डेटा टोटल करने, एग्रीगेट कहते हैं टोटल करने। हम 2 मीटर इस कैंपस में है, 2 मीटर दूसरे कैंपस में है, टोटल 4 मीटर है बिजली के। हम बिजली के बिल को जब देखते हैं तो चारों मीटर को टोटल करके देखते हैं कि एग्रीगेट क्या आ रहा है, इसको कहते हैं एग्रीगेशन। डेटा विजुअलाइजेशन, क्रिएटिंग ग्राफ एंड चार्ट टू विजुअली रिप्रेजेंट ट्रेंड और पैटर्न। आप ग्राफ और चार्ट देखते हो ये असेस करने के लिए कि क्या ट्रेंड और क्या पैटर्न चल रहा है। समराइजेशन, आप समरी देख लेते हो, आप एवरेज देख लेते हो, ये असेस करने के लिए कि प्रॉब्लम हुई क्या है। सर प्रॉब्लम हुई क्या, ये पहला स्टेप। अगर मैं इसको डॉक्टर की जुबान में कहूं तो डॉक्टर साहब एक बंदे को देख रहे हैं, जो बंदा कांप रहा है, चेहरा उसका येलो हो रहा है, ये जो स्टेप है ये क्या है, क्या हुआ ये देख रहे हैं। फौरन उसके माथे पे हाथ रखा, देखा बंदा तो जिस्म उसका बहुत गर्म है, बहुत तेज बुखार है। ये पहला स्टेप, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सर समझ गए, अगले स्टेप पे आ जाओ, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। क्यों हुआ, why does this happen, why did it happen, हुआ क्यों हुआ। सर अब आप इसको डिटेल से देखिए। सर जी वही डॉक्टर साहब जिसकी मैंने मिसाल दी है, वो फौरन उसकी जबान के नीचे थर्मामीटर रख के उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। क्या हुआ, पहला स्टेप। उसके बाद वो देखते हैं कि उसकी कमर पर एक निशान है, उसको एक जानवर काट गया है। ये जो अब ये देखा है ये है क्यों हुआ।
डायग्नोज, यार डॉक्टर डायग्नोज करता है ना, क्यों हुआ, क्यों हुआ सर। डायग्नोस्टिक एनालिसिस बिल्ड्स अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पर डायग्नोस्टिक एनालिसिस होता है, और ये क्या बताता है, ऐसा हुआ क्यों है, इतना तेज बुखार क्यों हो गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। दिस स्टेज इन्वॉल्व डिगिंग डीपर इनटू द डाटा, ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो पता चलेगा द कॉजेज ऑफ द सर्टेन ट्रेंड्स एंड एनोमलीज। एनोमलीज क्या होता है, अनयूजुअल, अनयूजुअल। सर आज आज कल सर्दियों की तरफ मौसम है, आज क्या डेट है, 8 नवंबर है, गर्मियां खत्म हो रही हैं, सर्दी शुरू हो रही है। अब सारे बच्चे तकरीबन इस वक्त कोई स्वेटर, हाफ बाजू स्वेटर पहनता है, नहीं तो कम से कम सारों ने फुल स्लीव शर्ट पहनी हुई है। एक बच्चा बिल्कुल हाफ स्लीव शर्ट पहन के आ जाएगा, वो इस वक्त एनॉमली होगा, अनयूजुअल होगा, क्योंकि अभी मौसम ठंड की तरफ है, और इस तरह हाफ स्लीव पहनने एक अनयूजुअल सी बात। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। नॉर्मली कहते हैं अनयूजुअल को, ट्रेंड से हट के। अभी इस वक्त सारे लोग जो हैं वो क्या खरीद रहे होंगे, स्वेटर खरीदेंगे, जैकेट खरीदेंगे। एक बंदा जाए कहता है जी मुझे तो हाफ स्लीव शर्ट चाहिए, ये क्या है सर, ये नॉर्मली है सर। इस वक्त ड्राई फ्रूट्स, मछलियां, ये चीजें बिकेंगी। एक बंदा कहता है मैं जामिश्री ठंडा यख पीना, ये वाला बंदा क्या है, एनोमली है सर। एनोमली का मतलब समझ आ गया सर, ट्रेंड से हट के। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स यूजेस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड डेटा माइनिंग टू डिस्कवर रिलेशनशिप, कोरिलेशन एंड रूट कॉजेज बिहाइंड द स्पेसिफिक इवेंट। क्यों हुआ की खोज लगाने के लिए आप बड़ी डिटेल से डाटा को एनालाइज करते हो, स्टैट्स देखते हो, डाटा माइनिंग करते हो। माइनिंग क्या होती है सर, खोद कर चीज को निकालते हैं ना माइनिंग में, डाटा को डिटेल से देखकर डाटा की माइनिंग करते हो। टू डिस्कवर रिलेशनशिप्स, कोरिलेशन एंड रूट कॉज बिहाइंड द स्पेसिफिक इवेंट्स। कोरिलेशन क्या होता है, एक इवेंट के होने से, एक चीज के होने से दूसरी चीज पर क्या फर्क पड़ता है, दूसरी चीज बढ़ती है या कम होती है, इसको कोरिलेशन कहते हैं। मैंने आपको उसकी मैट्रिक्स भी कल बताई थी, जो कोरिलेशन मैट्रिक्स थी। अच्छा जी, वजह, जड़, वजह क्या है उसको देखा जाता है। हम अब जरा एक ट्रेंड समझना, ऑडिट में पढ़ाते हैं, लेकिन ज़हन में आया तो मैंने कहा मैं अभी बता दूं। मिसाल के तौर पे मैं डेस्कॉन के ऑडिट पे था, मैंने देखा कि पिछले साल का बिजली का बिल 10 करोड़ था, इस साल का बिजली का बिल 8 करोड़ था। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है, बिजली के रेट भी बढ़े हैं, गर्मी भी इस बार बड़ी पड़ी है, तो इनका बिजली का बिल कम क्यों आया। अनयूजुअल है ना, क्यों कम आया। मैं इसको एनालाइज कर रहा था, तो पता चला इन्होंने अपनी 3 ब्रांचेस बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से बिजली का बिल कम आया। रीजन नंबर 2, उन्होंने कहा सर आप ये तो देख रहे हैं कि बिजली का बिल 20% कम आया है, नीचे तो देखें फ्यूल कंजम्पशन 20% बढ़ गई है। मैंने कहा वो क्यों, कहता जनरेटर। हमने जब बिजली बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही थी तो जनरेटर चलाया, बिजली का बिल कम हो गया, उधर से जो जनरेटर चलने की फ्यूल कॉस्ट थी वो बढ़ गई। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। ये बेसिकली जब डाटा को डिटेल में देख रहे होते हैं और खोज लगा रहे होते हैं, इंटरप्रेट करके वजह जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसी रीजनिंग मिलती है। पॉइंट समझ रहे हो। तो भाई आप डाटा माइनिंग करते हो, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और डाटा माइनिंग के जरिए रिलेशनशिप, कोरिलेशन और रूट कॉज पता करते हो। इसमें एक होता है ड्रिल डाउन एनालिसिस। ड्रिल डाउन का क्या मतलब होता है,
कभी आप कोई तस्वीर देख कर उसको जूम इन किया है? सर इसको कहते हैं समझाने के लिए ग्राफिक्स में ये होती है ज्यादा डिटेल में किसी चीज को देखना। पता है ड्रिल डाउन का क्या मतलब है? पूरे साल की सेल दिखाओ नहीं, मैं ड्रिल डाउन करना चाहता हूं, पता है क्या कहूंगा? मंथ वाइज सेल दिखाओ नहीं, मैं और डिटेल से देखना चाहता हूं। वीक वाइज सेल दिखाओ नहीं, और डिटेल से देखना चाहता हूं। डे वाइज सेल दिखाओ और डिटेल से देखना चाहता हूं। आवर वाइज, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? इसको कहते हैं ड्रिल डाउन, ज्यादा डिटेल में चीजों को देखना और इन्वेस्टिगेट करना, पैटर्न्स को समझना। चूंकि सर देखें एक साल की सेल, अब मैं आप वॉल्स वालों की सेल देखूंगा तो वो एक साल की 100 मिलियन की सेल है, लेकिन जब मैं ड्रिल डाउन एनालिसिस करूंगा तो मंथली सेल पे आऊंगा तो पता चलेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की सेल बहुत कम है और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की सेल बहुत ज्यादा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये ड्रिल डाउन करने से फिर इंसान पर ये वाली सारी चीजें एनालाइज कर पाता है कि कौन सा सीजन है, कौन सा ऑफ सीजन है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर ये ड्रिल डाउन एनालिसिस में ये चीज होती है। सर पैटर्न्स पता चलते हैं। सर कोरिलेशन एनालिसिस, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है या कम हो रही है? सर जी आप जितनी मार्केटिंग करते हैं उतनी सेल्स बढ़ती है, ये कोरिलेशन है सर। जितनी मार्केटिंग करेंगे उतनी सेल्स बढ़ेगी। जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतना बिजली का बिल ज्यादा आएगा। जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतनी लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जितनी प्रोडक्शन बढ़ती है उतनी वेस्टेज भी बढ़ती है। समझ आ रही? तो ये कुछ रिलेशन, उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या रिलेशन है और एनॉमली को डिटेक्ट करना। अब सर देखिए नवंबर के महीने में सेल 1 मिलियन, दिसंबर के महीने में सेल 1 मिलियन, जनवरी के महीने में सेल 10 मिलियन, फरवरी के महीने में सेल 1 मिलियन। फौरन पता चल रहा है आपको जनवरी के महीने में कुछ अनयूजुअल हुआ है? सर ये नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल आपकी आइटम ऐसी है जो कि गर्मियों की आइटम है और सर्दियों में उसकी कहीं अनयूजुअल से, आपने गौर किया है सर्दियों में जोहर जामा मछली की बहुत ज्यादा मार्केटिंग होती है। वो आइटम ही सर्दियों के, जब लोगों का गला खराब होता है, तबीयत खराब होती है। सर समझ आ रहा है? ये बेसिकली क्या है, एनॉमली को डिटेक्शन करना ये होता है। अनयूजुअल आइटम जो है वो उसको देखना, अनयूजुअल ट्रेंड को देखना, डाटा पॉइंट्स को देखना। सर डायग्नोस्टिक एनालिसिस, एनालिटिक्स, ये दूसरा स्टेप आ गया। वजह देखी है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है? जो सिचुएशन है, जो वजह दे, आपने क्या हुआ क्यों हुआ देख ली, उस बेस पर देखना आगे क्या होगा, ये प्रिडिक्टिव है। हम जो फोरकास्ट करते हैं वो इस बेस पर करते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस पर। सर जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं ना, वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बड़े अलर्ट चौकस होते हैं। क्यों? सर ये उनके बिजनेस का टाइम होता है और जैसे ही मुहर्रम सफर आता है तो उनका सेल डाउन, चूंकि उस पीरियड में लोग शादी करना प्रेफर नहीं करते, तो सर प्रिडिक्शंस उस बेस पर होती हैं। पिछले साल का ट्रेंड देखा, उस बेस पर बता दिया अब क्या होगा। ट्रेंड की बेस पर, पैटर्न्स की बेस पर आगे क्या होगा, इसको असेस करना प्रिडिक्शन। पिछले साल सर्दियों में
मिसाल के तौर पे जौहर जिहानदा की सेल थी 100 मिलियन की, इस साल एकदम जो है वो ठंड आ रही है और हम एक्सपेक्ट करेंगे सेल होगी 110 मिलियन की। अब ये प्रिडिक्शन है, 110 मिलियन की सेल होगी। सर समझ आ रहा है? सर प्रिडिक्शन क्या होगा हम कैसे करते हैं? वो कहता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस इन्वॉल्व यूजिंग हिस्टोरिक डाटा टू फॉरकास्ट फ्यूचर आउटकम। हिस्टोरिक डाटा के बेस पे फ्यूचर आउटकम को फोरकास्ट करना। कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब भी प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आए थे लफ्ज दोनों, याद है? यही थे सर वो। देखो, बाय आइडेंटिफाइंग ट्रेंड एंड पैटर्न्स इन द पास्ट। सर जी प्रिडिक्शन देखनी तो बड़ी आसान है। इस बार FR1 में जितना बच्चा है उसका 90% बच्चा अगली बार FR2 में होगा। ये प्रिडिक्शन। पॉइंट समझ आ रहा है? हम ट्रेंड्स देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, उस बेस पर असेस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रिडिक्ट पोटेंशियल फ्यूचर सिनेरियोज एंड मेक प्रोएक्टिव डिसीजंस। Predictive analytics often relies on machine learning models, statistical algorithms, and data mining techniques to generate forecast. Predictive analytics क्या है? Historic data को यूज करना फोरकास्ट करने के लिए फ्यूचर आउटकम, आइडेंटिफाई करना ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन द पास्ट डाटा। ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रिडिक्ट पोटेंशियल फ्यूचर सिनेरियोज, क्या फ्यूचर में होगा और उसको पहले से असेस करना और उसके प्रोएक्टिव डिसीजन लेना। सर जी आपकी एंटी स्मॉग व्हीकल अक्टूबर के 1 से उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी थी कि हमने इस बार स्मोक पर काबू पाना है। यार आप लोगों ने नोट किया है इस बार स्मोक पर काफी हद तक काबू पा लिया गया वरना हफ्ता 2 हफ्ते तो वैसी छुट्टियां हो जाती थी। सर प्रिडिक्ट किया और फिर प्रोएक्टिव मेजर्स लिए। सर टोटल एतराज ये भी तो आया सैलाब का कि जी सैलाब आना एंटिसिपेट कर रहे थे, उस पर कोई प्रोएक्टिव मेजर क्यों नहीं लिया? यार मेरा पॉइंट प्रोएक्टिव समझते हो क्या होता है? असेस कर लेना कि अगला एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव यह है कि कोई बंदा आपको थप्पड़ मारे उसके जवाब में आप उसे थप्पड़ मारे। प्रोएक्टिव यह है कि उसको कहो कि अगर तुमने अपना हाथ उठाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, पहले ही उसे कह दो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये प्रोएक्टिव है, उसको पहले कह दो। उसकी हालात से, उसके मिजाज से, उसकी गुफ्तगू से, उसके तेवर से पहचान कर वक्त से पहले जो कर देता है वही कामयाब। और सर समझ आ रही है? सर आप प्रोएक्टिव डिसीजंस लें। प्रिडिक्टिव एनालिसिस का फायदा क्या है? आप असेस करें क्या होगा, आप असेस करें क्या होगा और उस बेस पर क्या कर लें? प्रोएक्टिव डिसीजंस ले लें। प्रिडिक्टिव एनालिसिस ऑफन रिलाइज ऑन मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब ये कौन से तरीके हैं? मशीन लर्निंग मॉडल है, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स है और डाटा माइनिंग टेक्निक्स है। इसके जरिए फोरकास्ट होती है। मशीन लर्निंग मॉडल क्या है? हम डाटा अपनी सारी सेल्स मशीन में डालते हैं पिछले साल की और उसे कह देते हैं कि अगर 10% हमने प्राइस में इंक्रीज किया है और अगर 10% हमारा कस्टमर इंक्रीज होता है तो बताओ हमारी इस बार की सेल कितनी होगी। कोई मुश्किल तो नहीं है, वो आराम से बता देगा। हम जैसे जैसे सवाल पूछेंगे वैसे वैसे वो बता देगा। स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स है, डाटा में ये मुख्तलिफ टेक्निक्स है जिनके जरिए हम फोरकास्ट कर सकते हैं। सर इसकी टेक्निक्स में रिग्रेशन एनालिसिस है। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? वो एक मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड है दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सेल्स बेस्ड ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर मार्केटिंग करेंगे तो सेल बढ़ेगी, तो रिग्रेशन एनालिसिस ये होता है
कितनी मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे तो सेल बढ़ेगी। तो मार्केटिंग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक एक रेगुलर इंटरवल के बाद एनालाइज करना डाटा कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड। पिछले महीने की सेल 100 थी, उससे पिछले महीने की सेल 90 थी, उससे पिछले महीने की सेल 80 थी। मैंने 3 माह एनालाइज किया, अब बताओ इस महीने की सेल कितनी होगी। पिछले महीने की सेल 80, 3 माह पहले सेल 80, 2 माह पहले की सेल 90, 1 माह पहले की सेल 100, इस महीने की क्या सेल बनती है। ट्रेंड देख रहे हो ना सर, वो कहता है टाइम सीरीज एनालिसिस या डाटा कलेक्ट किया रेगुलर इंटरवल पर टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। क्लासिफिकेशन ये होता है कि एग्जिस्टिंग डाटा को क्लासिफाई कर देना, और क्लस्टर ये होता है कि अलग-अलग डाटा को जोड़कर असेस करना। सर ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है। तो बाज़-औक़ात machine learning techniques used to categorize data into different groups and predict which group new data point will belong to। मुख्तलिफ ग्रुप्स में डाल देना। ये बेसिकली क्लस्टरिंग अलग-अलग करना, अब क्लस्टरिंग इकट्ठा करना और क्लासिफिकेशन अलग-अलग करना। सर ये तो प्रिडिक्टिव था। अगला क्या आ गया, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव क्या है सर, बेहतर कैसे करना, बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्या होना चाहिए और किस तरह। सर अब आपको नजर आ रहा है कंपनी डूब रही है, सेल्स कम हो रही है। 3 माह पहले सेल थी 100, 2 माह पहले सेल थी 90, 1 माह पहले सेल थी 80, अब सेल कितनी हो रही है, अब कितनी होगी अगले महीने सेल 70। सर डाउनवर्ड ट्रेंड है, यस। ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, क्या चीज की जाए कि सेल बेहतर हो जाए, सेल को बेहतर करना और किस तरह। सर आप फौरी तौर पे ये वाली आइटम जो है वो छोड़कर लेटेस्ट आइटम को सेल करना शुरू कर दें। जो ट्रेंड चेंज हो गया है अपडेटेड ट्रेंड की तरफ आ जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर। ये बुनियादी तौर पे क्या है, मैं आपको अपने एसबीआई के ट्रेंड की बात बताता हूँ। सर हमने एसबीआई में फिजिकली 400 बच्चा उठाया हुआ एक क्लास में। आहिस्ता 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 क्या हुआ, बच्चे ऑनलाइन शिफ्ट होने लग गए, ऑनलाइन शिफ्ट होने लग गए। हमने देखा एक सेशन 400, अगले सेशन 350। कुर्सियां तो 400 ही थी, उससे अगले सेशन 300, उससे अगले सेशन 250। ट्रेंड किस तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है। अब हम आराम से बैठ के देखें, कोई हिलजुल करेंगे, हिलजुल करेंगे ना। सर हमने फौरी तौर पे अपनी सेल को तो इम्प्रूव करना था, हमने अपने कैमरास को बड़ा ज़बरदस्त कर लिया, स्क्रीन डिस्प्ले को बड़ा ज़बरदस्त कर लिया। हमने नहीं देखा ये एलसीडी कितनी महंगी है, हमने कहा नहीं यार इस वक्त हमारी वीडियो क्वालिटी बड़ी आउट क्लास होनी चाहिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। वो बच्चा जो फिजिकल क्लास नहीं ले रहा वो ऑनलाइन ले रहा है और हमें उस बच्चे को पकड़ना है। तो सर मज़े की बात यह कि वो सेल जब 300 हुई तो 300 से 250, जब वो 50 माइनस हुआ फिजिकल तो 100 ऑनलाइन प्लस हो रहा था। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। सर आपने देखा कैसे प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है और कैसे हमने मेजर लिया है अपनी सेल्स को रिटेन करने का। सर ये जो है ये प्रिस्क्रिप्टिव है।
Prescriptive analytics goes beyond prediction by recommending actions that can optimize outcomes. It combines data, models, algorithms to not only predict what might happen but also suggest the best course of action based on the prediction. अब क्या होगा ये, या क्या क्या हो सकता है उसमें से बेस्ट जो आपके लिए सूटेबल है. सर, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफन इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. ऑल्टरनेट ऑप्शंस में से बेस्ट आपको सिलेक्ट करना होता है. सर याद रखिएगा, आपकी अपनी नीड होती है. बाज़ औक़ात आपका टारगेट ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ज्यादा रीच लेना होता है. यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हमने क्या किया, हमने फीस कम करके बच्चे बढ़ा लिए ऑनलाइन के. तो हमने प्रॉफिट कम कमाया लेकिन हमने रीच ज्यादा ले ली. तो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. आपका ऑब्जेक्टिव 5 करोड़ रुपया कमाना है 6 माह सेशन का, या आपका टारगेट 7,000 बच्चा बढ़ाना है. आपकी मर्जी. आप 4,000 बच्चा बढ़ा के 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेते हैं, या आप कहते हैं यार मैं बच्चा चाहे 7,000 बढ़ाऊं, प्रॉफिट चाहे मेरा 4.5 करोड़ हो जाए. पॉइंट समझ आ रहा है? सर ऑप्शंस होती हैं मुख्तलिफ. आप देखते हैं कि कौन कौन क्या प्रिडिक्ट है, कौन कौन से तरीके हैं चलने के, और बेस्ट सूटेड कौन सा है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे. और किस तरह से वो कहता है डिसीजन सपोर्ट टूल्स दैट गाइड ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज. सर जी इसमें ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव. मैं आपको अभी मिसाल देता हूं. सर जी मैं घर से SBI आया हूं, उसने मुझसे कहा फास्टेस्ट रूट थे 3. एक रूट था जो 2 किलोमीटर लंबा था लेकिन उसमें ट्रैफिक नहीं थी, वो फास्टेस्ट था. और एक रास्ता था ये शॉर्टेस्ट था जिसमें ट्रैफिक ब्लॉक थी. उसने मैंने कहा फास्टेस्ट. मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने उसको अपना ऑब्जेक्टिव बताया और उस बेस पर हमने ये वाला. तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम का मतलब है आपके लिए बेस्ट सूटेड आउटकम क्या है. क्या आप पेट्रोल बचाना चाहते हैं या टाइम बचाना चाहते हैं? आपकी चॉइस है. तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करना. बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है उसमें आप प्रिडिक्शंस की बेस पर मल्टीपल ऑप्शन जनरेट कर लेते हैं और फिर आप क्या चाहते हैं उस बेस पर वो वाला स्टेप आप ले लेते हैं. सर व्हाट शुड बी डन, हाउ टू मेक इट बेटर. कैसे बेटर? सिमुलेशन क्या होती है? डिफरेंट सिनेरियोज को टेस्ट करना, अंडरस्टैंड करना पोटेंशियल इम्पैक्ट. सर ये सिमुलेशन एक टेक्निक है और डिसीजन ट्री क्या है? ये भी एक टेक्निक है जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं और आप कोई एक ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं और देख लें. तो ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है, ये सिमुलेशन है, ये डिसीजन ट्री है. ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम क्या है? बेस्ट पॉसिबल आउटकम को देखना. सिमुलेशन क्या है? एक ऐसा मॉडल है जिसके जरिए मुख्तलिफ सिनेरियोज को टेस्ट किया जाता है और देखते हैं कि किस सिनेरियो पर चलेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा. डिसीजन ट्री क्या है? क्या पॉसिबल आउटकम, क्या पॉसिबल डिसीजन लेंगे तो उसकी क्या पॉसिबल आउटकम होगी, फिर इसको फैसला कर लेते हैं. आप सोचते हैं यार मेरे पास 2 करोड़ है, मैंने इन्वेस्ट करना है, मैं डॉलर लूं या ना लूं, मैं डॉलर में इन्वेस्ट करूं या मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं. मैं डॉलर में इन्वेस्ट करूंगा और डॉलर बढ़ गया तो मुझे कितना फायदा होगा, डॉलर कम हो गया तो मुझे कितना नुकसान होगा. प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मुझे कितना फायदा होगा, प्रॉपर्टी
कम होगी तो मुझे कितना नुकसान होगा। मैं ये सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि सबसे पहला टारगेट मेरा ये कि मुझे नुकसान ना हो, और दूसरे नंबर पे टारगेट है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मेरे पास जब पैसा पड़ा है, मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, फायदा होगा तो कितना होगा, नुकसान होगा तो कितना होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो 3-4 ऑप्शन जनरेट कर लेना और फिर उसमें देखना कि कौन सा डिसीजन हो तो कौन सी आउटकम निकलेगी, कितना फायदा होगा, और जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना। 1 2 3 ये सर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। आप देख रहे थे, आपने कहा यार हाउ टू मेक इट राइट, हाउ टू मेक इट बेटर। आपने सिचुएशन को असेस किया, पहली स्टेज थी डिस्क्रिप्टिव। आपने सिचुएशन यहां तक नौबत क्यों आई, वजह देखी, डायग्नोस्टिक। आपने उस वजह को देखने के बाद फोरकास्ट किया, ये देखा कि आगे क्या होगा, प्रिडिक्टिव। और आपने उस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन जनरेट किया और उसमें से बेस्ट ऑप्शन सूट किया, ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव। और सर वो डॉक्टर वाली एग्जांपल जो मैं दे रहा था, जरा उसको भी क्लोज करूं तो भाई आपने देखा एक बंदा कांप रहा है, उसे बहुत तेज बुखार है, ये क्यों है? जब गौर किया तो उसको कोई जानवर काट चुका था। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या था? आपने कहा कि अगर इसका जहर ना निकला तो इसकी जान भी जा सकती है। चौथा स्टेप क्या था? प्रिस्क्रिप्टिव। आपने कैसे ठीक किया? आपने उसका जहर निकाल के उसको एंटीबायोटिक की फौरी तौर पे जो है वो ड्रिप लगा दी और उसको करेक्टिव मील, ये जो दवाई देना है ये प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, दवाई देना प्रिस्क्रिप्टिव है। हालत खराब है और अगर ऐसे पड़ा रहेगा तो क्या होगा, ये क्या है, प्रिडिक्टिव है। प्रिडिक्टिव है। तो सर समझ आ रही? सूरत हाल ऐसे ही चल रही है, आगे क्या नजर आ रहा है, ये प्रिडिक्टिव है। आप क्या चाहते हैं क्या हो और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर एक बच्चा एक बार आया, 3 दिए, तीनों नहीं पास हुए, फिर दूसरी बार आया, फिर 3 दिए, तीनों नहीं पास हुए, मेरे पास आया, कहता है सर मेरे पढ़ने को दिल नहीं चाहता। प्रिडिक्टिव एनालिसिस ये कहता है कि अगली बार फिर फेल होगा, यही है ना। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या कहता है, दोबारा क्लासेस लो, ऑप्शन नंबर 1, या तुम टेस्ट दो, ऑप्शन नंबर 2, या तुम सेल्फ स्टडी रेगुलरली करो, ऑप्शन नंबर 3। इन 3 ऑप्शन में से तुम्हें क्या सूट करता है? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई क्या सूट करता है? उसने कहा भाई दिन मुझे सूट, मेरे पास पैसे कोई नहीं है, तो फिर इसका मतलब है क्लास वाली ऑप्शन तो उससे सूट नहीं करती। टेस्ट सेशन, मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा, मैं हॉस्टल नहीं रह सकता, टेस्ट सेशन मैं नहीं दूंगा। तो फिर तीसरे नंबर पे क्या चीज सूट करती है, फ्री लाइव क्लासेस ले ले, सेल्फ स्टडी कर ले। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्या है, ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, इस बेस पर वो पास हो सकता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, इसमें ऑप्शन जनरेट होती है, जो बेस्ट ऑप्शन है वो है। एक मैंने आपको ये स्टडी वाली एग्जांपल दे दी। सर इंशाल्लाह टाइम हमारा पूरा हो गया, अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी भी रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। करशी एक प्रोडक्ट है जामिशरी, उसकी बड़ी डिटेल में वो एग्जांपल देकर वो समझा के अगली क्लास में इसको क्लोज करेंगे। इसमें बाकी क्या रह गया, एप्लीकेशन है, कुछ इसकी एग्जांपल्स है, रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, ये वाली एग्जांपल बताऊंगा, इम्प्लीकेशन एडवांटेजेस बताऊंगा, चैलेंजेस बताऊंगा और गेम खत्म। इंशाल्लाह अगला लेक्चर मंडे वाले दिन टेस्ट है, सब बच्चे क्लास में हाजिर होकर टेस्ट देंगे। फिर मंडे के बाद ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह मैं ये चैप्टर खत्म करा दूंगा विद एमसीक्यू, और वेडनेसडे वाले दिन इंशाल्लाह हम कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 4। डन है सर जी? सर आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।